Hello students, today we will see again chapter number 2nd, not for profit trading concerns. Into this chapter we see practical problem number 1. पहला practical इसमें देखना है how to calculate now. But before we see some important concepts, important terms into this chapter number 2nd, not for profit trading concerns. We see the important concept into our whiteboard. How to calculate the opening capital accounts. Balance is not given into our practical problems. ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉब्लम आपको 1, 2, 3, 4 नंबर के जो प्रॉब्लम दिए वो थोड़े छोटे प्रॉब्लम है, स्मॉल प्रॉब्लम्स के. उसके ओनली वी शुड कॉल कैलकुलेट द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मटेरियल. कल आपको स्टॉक पे कैलकुलेट करना है. सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको टोटल पहले 4 प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है. इसलिए आपको ओनली 1 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है वहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स. और उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंस की होती है आपकी जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है पेज नंबर 70 के ऊपर 73. इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट्स का इस तरह होती है. वो आपको सामने रखना है टेक्स्ट बुक को. एक रफ पेज आपको हमेशा की तरह सामने रखना है, बाजू में रखना है रफ वर्किंग के लिए. और एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है कि आपको डेली जो 1 बाय 1 जो प्रॉब्लम आपका आने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम का सीक्वेंस एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. तो थोड़ा ध्यान दीजिए. व्हेन यू स्टार्ट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स अकाउंट्स, हाउ टू मेंटेन दैट अकाउंट, हाउ टू राइट दैट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें देखना है. इसमें आपको जो मेन दिया था करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ये 3 सब्सक्रिप्शन के अमाउंट आपको मिलते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर. ये कौन से आइटम्स आपको इस करंट ईयर में लेना है, कौन से प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं, ये आपको इस प्रॉब्लम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखना बहुत जरूरी है. ये इंपॉर्टेंस पॉइंट इसके अंदर है. सब्सक्रिप्शन के अलग डिफरेंट वे से आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, डोनेशन मिलता है, ट्यूशन फीस मिलती है. तो इसका हाउ टू कैलकुलेट नाउ इनटू दिस टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स. तो पहले थोड़ा इंपॉर्टेंस की देखते हैं इसके टर्म्स कौन से, और इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपका उसका आंसर देखेंगे. उसको स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेट करेंगे. बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दिए तो अच्छी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं पहला कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड्स अमाउंट्स. मैंने बोर्ड के ऊपर आपको लिख दिया. इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले उस अमाउंट को ढूंढना है. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया है या आपको कैलकुलेट करना है. दिया है तो नो प्रॉब्लम. ओपनिंग कैपिटल का डेट रहता है 1 अप्रैल एंड क्लोजिंग का कितना रहता है 31 मार्च. तो 1 अप्रैल 1/4 कहाँ है, कहीं है, देखो एडजस्टमेंट में है, या आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है, जो अदर इन्फॉर्मेशन आपको दी है उस बैलेंस शीट के अंदर देखो या एडजस्टमेंट देखो. ओपनिंग कैपिटल अमाउंट पहले ढूंढ के निकालना है प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, कहां पर दिया है. यानी क्या होता है, बाकी आपको रिसीव पेमेंट सब मालूम रहता है, कहाँ लिखना है, डेबिट क्रेडिट में, एक्सपेंडिचर्स कहाँ लिखना है, इनकम्स कहाँ लिखना है. तो इंपॉर्टेंस है इसके अंदर हाउ ओपनिंग कैपिटल अमाउंट फंड्स विच वी कैलकुलेट नाउ. फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड्स. ये ओपनिंग कैपिटल फंड्स के अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. उसके बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. पहले देखना है प्रॉब्लम एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, पहले देखना है. क्वेश्चन नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स आपका है क्या है. चैप्टर नंबर 2 है, ओपनिंग कैपिटल अमाउंट का है, उसको टिक मार्क करके अंडरलाइन करके है ना. आपको समझ आती है कि ओपनिंग कैपिटल अमाउंट इज गिवन. दिया हो तो नो प्रॉब्लम, नहीं दिया हो तो आपको इस पे अप्लाई दैट फार्मूला. ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. फिर ये फार्मूला किस तरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, किस लिए फार्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट. ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला आपको यहाँ पर है. ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी. टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी. टोटल ऑफ एसेट्स में कौन से आपका एसेट लेना है, जो एडजस्टमेंट में दी हुई है, इट इज कॉल्ड न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. प्रॉब्लम के अंदर जो बैलेंस शीट आपको दी जाती है, उस बैलेंस शीट के अलावा कभी कभी प्रॉब्लम में रिसीव पेमेंट भी दिया जाता है और बैलेंस शीट भी दी जाती है और एडजस्टमेंट भी दी जाते हैं. तो एडजस्टमेंट में की जो वैल्यूज है एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो वैल्यूज के आपको टोटल करना है. एक रफ में आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है. उसमें एसेट साइड में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है और टोटल करना है. एसेट साइड की टोटल आती है और लायबिलिटी साइड में जो डिफरेंस आता है उसको डिफरेंस को करना है अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड.
आया समझ में? किस तरह कैलकुलेट करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट्स की न्यू वैल्यूज आपको पुट करना है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, एसेट्स, न्यू एसेट्स एंड न्यू लायबिलिटीज, न्यू एसेट्स, total of new assets, total of new liabilities, and if balance sheet is given into our question paper, क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दी जाती है, तो उसमें रही हुई जो एसेट्स आपके जो लायबिलिटी वो भी आपको इस बैलेंस शीट के अंदर देना पड़ती है। और जो डिफरेंस आता है, टेकिंग न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन इनटू द एडजस्टमेंट में दी हुई जितनी एसेट्स और लायबिलिटी उसकी आपको टोटल करना है, और जो डिफरेंस आता है आपको लायबिलिटी साइड में उसे कहना है ओपनिंग कैपिटल फॉर अमाउंट। इजी प्रॉब्लम जब स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा हाउ टू कैलकुलेट। एक दो प्रॉब्लम के अंदर आपको नहीं है, ज्यादा करके 99% आपको ओपनिंग कैपिटल अमाउंट आपको दिया जाता है, कैपिटल फंड अमाउंट का बैलेंस। बट इफ नॉट गिवन इनटू आवर क्वेश्चन पेपर, इफ नॉट गिवन इनटू आवर एग्जांपल, एग्जाम के अंदर आपको नहीं दिया है तो हाउ टू कैलकुलेट नाउ। तो ये पहला ओपनिंग कैपिटल अमाउंट आपको फंड आपकी रकम आपको पहले कैलकुलेट करना ही करना है, उसके बाद में प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है, यानी आपको प्रॉब्लम बाद में 100% तैयार हो जाती है। इफ कैश इन हैंड बैलेंस ब्रॉट डाउन इज गिवन, ये एक इंपॉर्टेंस की है इसकी, कैश इन हैंड ब्रॉट डाउन, आपको रिसीव पेमेंट में दो कैश दी जाती है, कैश इन हैंड सीडी, कैश इन हैंड बीडी। तो कैश इन हैंड सीडी जो आपको दी जाती है, ये अमाउंट आपको न्यू बैलेंस शीट में आपको लेना है कैश की वैल्यू का, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हुए। और बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिया होगा, इस अमाउंट को आपको एक्सक्लूड करना है, उसको छोड़ देना। सीडी है तो आपको लेना है, बैलेंस सीडी आपको दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो आपका है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट साइड में दिया जाता है, कैश इन हैंड ब्रॉट डाउन, इस तरह का कैश इन हैंड बीडी, ये आपको लेना है। कैश इन हैंड क्रेडिट डाउन होगा तो उसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है, उसको आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में उसको नहीं देना। ये बैलेंस शीट इज गिवन, आपको बैलेंस शीट आपको दिया जाता है, एग्जांपल आपको दिया जाता है, तो बैलेंस शीट में की जो वैल्यूज है एसेट्स लायबिलिटी जो दी है उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट को टिक मार्क करना है, और ओपनिंग कैपिटल फंड की अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। तब इस बैलेंस शीट में जो एसेट्स आपको दिए वो एसेट आपको एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस फिगर आपको न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लेना पड़ती है, और बाद में वो कैलकुलेट करके एक्चुअल एसेट्स एंड एक्चुअल लायबिलिटी की टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो ओपनिंग कैपिटल फंड का। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ती है उस इंफॉर्मेशन के द्वारा, और आपको प्रॉब्लम टैली करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। अभी जो फर्स्ट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, फर्स्ट अकाउंट आपको कौन सा प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो होगा आपका फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। पहला अकाउंट जो आपका है, जो अकाउंट जो आपको प्रिपेयर करना है फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पहले प्रिपेयर करना है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की एक समरी होती है। इट इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट, मैंने कल फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा इट इज सिमिलर टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जिस तरह आप प्रिपेयर करते थे पार्टनरशिप फंड अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसेस, उसी टाइप में पीएल अकाउंट आपको यहाँ प्रिपेयर करना है। एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते थे, इनकम आप क्रेडिट में लिखते थे पीएल अकाउंट में, उसी टाइप में इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इट इज सिमिलरली टू पीएल अकाउंट्स। पीएल अकाउंट्स के सरीका ही होता है, थोड़ा इजी ध्यान में रखने के लिए। इसके पहले आपको पीएल अकाउंट हो चुका है, आप सभी को आता है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट जिस तरह उसी तरह इस अकाउंट को आपको ऑपरेट करना है। इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, उसका सिस्टम जो आपका एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर से पीएल अकाउंट जो था आपका, पीएल अकाउंट में क्या करते थे आप, ये डेबिट साइड इसमें तो ये क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या करते थे ऑल एक्सपेंसेस और यहाँ पे ऑल इनकम्स, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको क्या करना है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसमें आपको यही करना है, क्या करना है, ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल इनकम। All incomes write down to the credit side, all expenditure write down to the debit side of income and expenditure. Short क्यों मैंने इसके income and expenditure account में आपको, and just it is called
सिमिलरली टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट की तरह तरीका होता है। इसे उसने कहा गया समरी ऑफ इनकम्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड पर्टिकुलर पीरियड इट इज सिमिलरली, उसी की तरह होता है जिस तरह पीएल अकाउंट आपका होता है उसी तरह आपको क्रिएट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है, इजी, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसी तरह आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है और कैलकुलेट करना है सीधा सीधा। और वहां पे जो डिफरेंस आता था पीएल अकाउंट में, नेट प्रॉफिट बोलते थे आप उसे, डेबिट में डिफरेंस आया, नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आया तो नेट लॉस, तो डेबिट एक्सपेंसेस और इनकम, इनकम और एक्सपेंसेस जो होता है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट आया, यहाँ पे क्या करना है प्रॉफिट की जगह, यहाँ जो नेट पीएल में क्या आता था आपको, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता था एनपी फॉर नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट में डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं नेट लॉस। आया समझ में? यहाँ पर डेबिट में डिफरेंस आना उसको कहना है सरप्लस, इसे सरप्लस कहना है, नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है सरप्लस लिखना है, और नेट लॉस की जगह लिखना है क्रेडिट में डिफरेंस आता है बाय डिफिसिट, डिफिसिट जो आता है जो डिफरेंस आता है बाय डिफिसिट, डिफिसिट आपको कैलकुलेट करना है, ये डिफरेंस इज जस्ट सिमिलर टू, इसी इसको कहा जाता है कि इट इज सिमिलरली टू पीएल अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलरली टू पीएल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल आपको मालूम है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस है क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस है क्रेडिट को आपको पूरा इनकम लिखना है, we should follow the rules of nominal account, it is a nominal account, income and expenditure account is an example of nominal accounts। उसके बाद में देखना है कि इनकम्स क्या होते हैं, ये इनकम्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ओनली रेवेन्यू इनकम्स ऑफ और गेन्स आर ऑफ करंट अकाउंट पीरियड आर क्रेडिटेड, करंट अकाउंट पीरियड के रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू, ये चालू आपका वर्ष है, उस चालू वर्ष के उस करंट अकाउंट ईयर के आपको क्या करना है, और रेवेन्यू इनकम्स आपको वहां पे लिखना है क्रेडिट साइड में, इसका फॉर्मेट आपके पास है पेज नंबर 70 के ऊपर, इनकम एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंडिचर है आपको डेबिट साइड में और आपको क्रेडिट साइड में आपके पूरी इनकम है, सो ओनली रेवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स आर करंट अकाउंट पीरियड, करंट अकाउंट चालू साल के जो चालू वर्ष का जो आपको वित्तीय वर्ष जो बैलेंस ईयर है करंट ईयर, उस करंट ईयर का आपको इसमें क्रेडिट करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव आपको दिया जाता है, सैलरी रिसिप्ट आपको दी जाती है, एंड जनरल डोनेशन आपको दिया जाता है, ट्यूशन फीस आपको दी जाती है, ये दैट इज द रिसीव्ड, ये क्या पूरे रिसीव्ड है आपको पूरे मिले हुए, दैट इज आवर इनकम, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन रिसीव्ड, सैलरी रिसिप्ट्स, जनरल डोनेशंस, ट्यूशन फीस रिसीव्ड एक्सेट्रा। इस वर्ड में से कौन से एक वर्ड आपको आता है, ज्यादा करके सब्सक्रिप्शन आपको ज्यादा करके कैलकुलेशन में आता है, ईयर ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, सैलरी रिसिप्ट आ सकता है, जनरल डोनेशन सबको आ सकता है, इसलिए करंट ईयर जो इनकम्स आपके इनकम्स एंड गेन्स राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में इनकम साइड में आपको लिखना है, और एक्सपेंडिचर में क्या है इनकम रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, हर एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर इनकम के अंदर इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन, उसको नहीं लेना है आपको इनटू दिस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर के पहले का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अगला ईयर को आपको क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल का जो आपका रहता है रेवेन्यू टोटल, इनकम रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट, इस अकाउंट में आपको लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे को। आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्री रिसीव इनकम्स ऑफ करंट अकाउंट आर कंसिडर्ड इनटू दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर के जो आपके आउटस्टैंडिंग है इनकम से प्रीवियस रिसीव्ड की इनकम से आर कंसिडर्ड इनटू दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको जो लिखना है इस कॉलम के अंदर डेबिट साइड में, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड, यहाँ पर भी करंट ईयर के जो है वो आपको डेबिट अकाउंट डेबिट में डेबिट लिखना है, और एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन, यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के आपको आइटम्स इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको नहीं देंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, ये जो तीन शब्द हैं इस शब्द के ऊपर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, तो थोड़ा देखते हैं डिटेल्स में और एक बार, फिर बाद में प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या करना है इसमें, इंपॉर्टेंस अपने क्या क्या पढ़े इसके अंदर, इसमें इंपॉर्टेंस जो है वी प्रिपेयर 2 अकाउंट्स,
2 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर। थोड़ा ध्यान से देखिए, उसमें पहला अकाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। 2 अकाउंट्स आपको अभी प्रिपेयर करना है। इसमें और इंपॉर्टेंस देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिए होंगे, या करंट ईयर का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर देंगे, करंट ईयर के आपको कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए गए, इनकम आपको देंगे, या नेक्स्ट ईयर ने अगला साल। अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है आपका 2019-20, इसके पहले का क्या है 2018-19, एंड नेक्स्ट ईयर कितना क्या होगा आपका 2020-20, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर ये आपका प्रीवियस ईयर, इसके पहले का साल, इसके बाद में का साल नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर के पहले का साल प्रीवियस ईयर कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर के जो आइटम्स मैंने अभी आपको कहा कि आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप प्रिपेयर करते हैं, इसमें आपको इंक्लूड नहीं करना है, नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट, इस अकाउंट में आपको नहीं देना है। ये थोड़ा सिंपल की आपको ध्यान रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं, नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट्स, ओके। But we should see whether received, not received, or received during the previous year, this year, taken into this account. On other hand, outstanding incomes and previous received incomes are current year are in consider. But outstanding income जो आपके है, outstanding income आपको दिए हुए, सपोज outstanding income and pre-received income, outstanding income and pre-received income of current year are considered, into this income expense। आप उसमें रैंडम कर सकते हैं। तो ये होगा आपका इनपुट एंड एक्सपेंडिचर्स का किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इसमें आपको ओनली करंट ईयर अमाउंट्स आर टेकन वैल्यू ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनटू द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके फीचर्स क्या है? ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर पूछे नहीं जाते आपको प्रैक्टिकल के अंदर, खाली फीचर्स क्या होते हैं, इसके बाद में प्रैक्टिकल आप स्टार्ट कर देंगे इसको। तो पहला फीचर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। पहला फीचर है इट इज नॉमिनल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये पहला फीचर, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। This account records only revenue, expenses and income current year. Only recorded क्या रिकॉर्ड करते हैं? only recorded revenue, expenses and income of current year. Revenue, expenses and incomes, revenue, expenses and incomes of current year आर रिकॉर्डेड। ये होगा आपका सेकंड फीचर्स। थर्ड फीचर्स क्या है? सेकंड फीचर्स क्या है? ओनली रिकॉर्ड्स रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, इनकम इनटू दिस अकाउंट। इट इज सिमिलरली टू पीएल अकाउंट, इट इज सिमिलरली टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जिस तरह होता है उस तरह ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। दैट्स द फीचर्स ऑफ सिमिलरली टू, उसी तरह का ये होता है। जैसे पीएल अकाउंट में एक्सपेंस आप डेबिट में लिखते हैं, इनकम आप क्रेडिट में लिखते हैं, उसी तरह इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में एंड एक्सपेंसिव डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड में आप क्या करते हैं? इनकम से लिखते हैं। ये अब जब सोल्यूशन देखेंगे उसमें समझ में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ उसका जो फीचर्स उसका है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस। इट इज प्रिपेयर
टू फाइंड आउट सरप्लस। सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए, जो आपका सरप्लस होगा वो सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज द फीचर्स ऑफ, फोर्थ फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद का फीचर से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज accompanied by with balances. It has no opening balance. It has no opening balance. It has no opening balance. इसमें opening balance नहीं होता है। सरप्लस और डिप्रिसिएटेड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सरप्लस, ये जो आपका सरप्लस आता है, सरप्लस मीन्स एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर्स, उसे कहते हैं सरप्लस। सरप्लस एंड डिफिसिट, डिफिसिट यानी टोटल, डिफिसिट यानी लॉस। सरप्लस एंड डिफिसिट, सरप्लस एंड डिफिसिट, सरप्लस एंड डिफिसिट, deficits, surplus and deficits is transferred to capital account, is transferred to our capital fund, transfer to capital fund, transfer to capital fund. And last feature उसका है, last feature, it records all cash items as well as non-cash items. It records all cash items and non-cash items. Non-cash items are recorded into this, which are related to current year. Which are related to current year. करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इस अकाउंट में लिखे जाते हैं इन शॉर्ट में। समझ में आपको? इन शॉर्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में इट इज सिमिलरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। करंट ईयर के जो बैलेंसेस है, करंट ईयर के जो आइटम्स है, करंट ईयर के रेफरेंस जो आपके हैं, करंट ईयर वैल्यू आर टेकिंग इनटू दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट्स, ओनली रिकॉर्ड्स आर रेवेन्यू, एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू, इनकम्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के आपको इसके ऊपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ते हैं। इट इज अ प्रिपेयर ऑफ फंड अकाउंट्स आउट ऑफ सरप्लस एंड डिफिसिट आपको कैलकुलेट करने के लिए। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। सरप्लस एंड डिफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। It records all cash items and non-cash items which are related to current year are recorded into this income and expenditure accounts. इस सेंटेंस के ऊपर, इस सेंटेंस का जो फायदा आपको होने वाला है वो fill in the blanks, phrases, true and false, इसके अंदर ऑडिट वंस, इसमें जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, फर्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें इस इंफॉर्मेशन को आपको मालूम है इसकी मदद आपको हो सकती है। सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस, एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम इट इज कॉल्ड डिफिसिट। इसे कहता है प्रॉफिट, इसे डिफिसिट को कहते हैं लॉस ऑफ द दैट। इसलिए सरप्लस जो आता है यहाँ पे, सरप्लस यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। सरप्लस एंड डिफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का आपको ट्रांसफर करना है। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट डिफिसिट। सरप्लस डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसी फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर कैलकुलेट करो। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। पेज नंबर 114, 114, 114, पेज नंबर 114, चैप्टर नंबर 1, सेकंड आपका चालू है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देते छोटा सा, आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टोटल होल ईयर का आपको, और उसका कैलकुलेशन करना है। सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 100, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100
पेज नंबर 114, 114 पे आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है जो आपको उसका आंसर कैलकुलेट करना है। ओनली कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। जो स्टेशनरी आपको दिए हुए, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, आपका टोटल स्टेशनरी कितनी कंज्यूम की उसका कैलकुलेशन आपको प्रिपेयर करना है। और अकाउंट स्टार्ट करने से पहले जो स्टेप्स आपके खाली आपको ओनली वन अमाउंट स्टेशनरी कंज्यूम आपको बताना है। करंट ईयर की कितनी थी, नेक्स्ट ईयर कितनी थी और लास्ट ईयर की कितनी, दोनों का कॉमन करके ओपनिंग क्लोजिंग आपको दी जाती है। ये थोड़े 4 प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग के उसमें थोड़ा खाली आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी स्टॉक या हॉस्पिटल का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में खाली कैलकुलेशन, स्टॉक ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ कंज्यूम, स्टॉक ऑफ ड्रग, स्टॉक ऑफ मशीन, एक्स्ट्रा आपको उसमें कैलकुलेट करना है। इसमें कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है उसके अंदर, और उसके ऊपर एसेट साइड में एक ही आइटम को दिया गया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दी जाती है 31 मार्च के, रिसिप्ट एंड पेमेंट दी उसमें दिए बाय स्टेशनरी परचेस। स्टेशनरी परचेस अपने क्लोजिंग में की है 6300 की, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके पास है 400। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी है। कहा गया कि कैलकुलेट द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, कितना आपने स्टेशनरी कंज्यूम किए। इसके लिए आपको ओनली वन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद में बैलेंस शीट का आइटम आपको यहाँ पे दिए हुए नहीं, इसलिए आपको 2 अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओनली वन अकाउंट्स आर प्रिपेयर बिकॉज ओनली गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको कंज्यूम करना है स्टॉक ऑफ कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो कैलकुलेट आपको करना है, सरप्लस की जो डेफिनेशन है, सरप्लस और डिफिशिएंट, उसके बारे में। सरप्लस यानी क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस, एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम इज कॉल्ड डिफिसिट। तो उसके बाद पहला प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 1114, उसका सोल्यूशन देखेंगे। उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1 का इन द बुक्स ऑफ, उसका स्पेसिफिक देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ आपको फॉर्म का नाम नहीं दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले अपन आपको प्रिपेयर करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड expenditures, income and expenditure account for the year ended on 31 मार्च, यहाँ पे डेट दी हुई आपको बैलेंस की 31 मार्च 2019। क्लियरली लिखेंगे, 3 की जगह पर वर्ड लिखेंगे 31 मार्च 2019। आपको कैलकुलेट करना है। आपको बैलेंस शीट का कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं, ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ये डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड हमेशा पता है, ये क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। आपको भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम आपको यहाँ पे निकालना है, टोटल कितना और कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है। ये होगा एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड में पूरे एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर्स। ये इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है आपका। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है आपका, इस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, गलती से क्या करते हैं आप, यहाँ पे इनकम लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम के ध्यान दीजिए। इट इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में पहले एक्सपेंडिचर रहता है और बाद में इनकम रहता है। यहाँ पे आपने लिखे जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हो, गलती से यहाँ पे इनकम लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ऐसा मत करो। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखना प्रॉब्लम क्या करते हो। ये होगा आपका स्पेसिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेबिट में ऑल एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट में ऑल इनकम्स। यहाँ पर डिफरेंस आता है, इसे कहा जाता है टू सरप्लस, और यहाँ पे आता है बाय डिफिसिट। उसे इसमें कहा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स। डिफिसिट की डेफिनेशन क्या है, सरप्लस की डेफिनेशन पहले देखते हैं।
एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इट इज सरप्लस। एंड इसका एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्च, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ ओवर इनकम, इट इज डिफिसिट, इसे लॉस कहा जाता है। आपका अदर इंफॉर्मेशन पहले प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। पहला जो प्रॉब्लम आपका जो सोल्यूशन नंबर 1 आपका चल रहा है, 1 का सोल्यूशन आप सोल्यूशन 1 पेज नंबर 114 114 जो आपका पेज नंबर है उसका कैलकुलेशन, खाली उसमें कैलकुलेट द स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर। इसलिए हमें ध्यान रखना है, साइड में लिख कर रखना है फॉर्म में करंट ईयर। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका आता है करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। इसके पहले क्या आता है प्रीवियस ईयर। ये साइड में लिख कर रखना है हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। आपको समझ आता है करंट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, उस प्रॉब्लम का करंट ईयर। आपने करंट ईयर कौन सा आपका 2019, उसके बाद में कहा 20 आपका, ये 2019 आपका करंट ईयर है। उसके बाद 2018 ये आपका प्रीवियस ईयर है, अब 2020 क्या आपका नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर 1 इज प्रीवियस ईयर 2018 और नेक्स्ट ईयर 2020। ये साइड में लिख कर रखना है वर्किंग नोट में, WN फॉर वर्किंग। ये आपको वर्किंग नोट के लिए हमेशा पेज रखना है साथ में। एग्जाम के अंदर भी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड रहती है वो रफ के लिए यूज करना है, और राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको एग्जाम्पल में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहले रीड करते हैं पहला प्रॉब्लम। आपको बैलेंस शीट दी ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018, कैलकुलेट द स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। आपको लायबिलिटी साइड डैश है और एसेट साइड में आपको दी हुई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और डेट देखो, बैलेंस शीट की डेट है 1/4/2018, 1/4/2018 जो आपको डेट दी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की डेट कितनी है 1/4/2018, 1/4 यानी हो गई आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। इसे क्या कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है कि बैलेंस शीट को ओपनिंग कब कहा जाता है, क्लोजिंग कब कहा जाता है। तो 1 अप्रैल का जो डेट है उसे कहा जाता है ओपनिंग, और 31 मार्च बैलेंस शीट की डेट आपको 31 मार्च है, 31 मार्च 2019 आपका है, इसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी होगी 31 मार्च आपका क्या होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। 31 मार्च 2019 ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट कहना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे डेट क्या दी आपको 1 अप्रैल 2018, और क्रेडिट एसेट साइड में लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको 400 रुपीज है। तो स्टेशनरी कंज्यूम कितना है, जब एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है तो स्टेशनरी कंज्यूम टोटल कितना है ड्यूरिंग द ईयर। हेडिंग कितना है ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर यानी 2019 में कितना आपको स्टेशनरी कंज्यूम है वो आपको 31 मार्च का पे कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हेडिंग डालने के बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो आपके पास। ओपनिंग स्टॉक को दिया है टोटल आपका 31, जो ओपनिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट में की जो डेट है इसमें आपको जो दिया है 400 रुपए का स्टेशनरी कंज्यूम, वो ओपनिंग स्टॉक उसे कहा जाता है। लगा वहां पर डेट लिखो 1/4/2018, पेज नंबर 114 देखो, उसमें सामने टेक दूसरों को 1/4/2018 ओपनिंग स्टॉक आपका है 400। क्या किया आपने ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिए, स्टेशनरी कंज्यूम आपको निकालना है ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये आपका 2019 का ओपनिंग स्टॉक 1/4/2018। ये बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दी हुई, क्लोजिंग नहीं आपको, क्लोजिंग में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया। इसके आपको देखना है इसके बारे में। क्लोजिंग खाली मैंने बैलेंस शीट क्लोजिंग की डेट 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो क्या क्या आपने ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं है उसमें आपको प्लस करना है। प्लस आपका क्या होता है करंट ईयर का आपका प्लस होता है, प्लस करंट ईयर का आपको क्या करना है, जो स्टेशनरी कंज्यूम आपने की करंट ईयर की 31/3/2019 की, 31/3/2019 की कितना है 31/3/2019, 31/3/2019 का जो आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दी हुई है वो इसमें प्लस करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितनी दी हुई देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ 31 मार्च 2019 का,
6,300 करंट ईयर का आपको प्लस करना है। 6,300 आपने प्लस किया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग आपको एडजस्टमेंट देखो उसको, एडजस्ट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल। आपका बिल आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल आपका पेंडिंग है, कितना है देखो, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 1,000 रुपए, उसमें प्लस करना है आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 1,000। ये आपको एडजस्ट कट कर देते हैं इसको, अभी सरप्लस आपको यहाँ पे निकालना है, सीधा आपको टोटल स्टॉक आपको यहाँ पे कंज्यूम बताना है। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि डिप्रिशिएट यहाँ पर डिफरेंस होता है, डिप्रिशिएट कितना है यहाँ आता तो टोटल, इसकी टोटल को अभी करंट ईयर का हमेशा प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्लस, नेक्स्ट ईयर का आपको माइनस करना है। ये एक्शन से नहीं होगा। 6,300 पर 400, 6, 7, 7,700 टोटल होते देखो इसकी, उसमें से आपको माइनस करना है। 8 दिसंबर 2 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च, इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। डबल डेट को 31/3/2019, 31/3/19 का एडजस्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है 1,800, या 1,800 इसमें से माइनस करो, टोटल कितना आता है देखो अभी 7,700 में से 1,800 गए, टोटल कितना आता है बाहर लिखो, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, 5,900 दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कितना आ गया आपका 5,900। यहाँ पे अदर आइटम्स आपके नहीं, इसमें यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना नहीं है, खाली आपको निकालना था अभी इस प्रॉब्लम के अंदर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या किया, करंट ईयर का रहा है तो प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का आपने दिया नहीं करके वो, और क्लोजिंग स्टॉक जो आपको माइनस करना है। ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होता है, ये रूल्स आपको तो मालूम है। ओपनिंग में से क्लोजिंग आपको टोटल स्टॉक आपका कंज्यूम यहाँ पे निकला है 5,900। टेक्स्ट बुक में देखो आंसर्स आपको दिए हुए, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ₹5,900। पेज नंबर 115 के ऊपर आपका आंसर दिया है 5,900। ऐसे इस तरह टोटल स्टेशनरी कंज्यूम द ईयर, ओनली स्मॉल इन्फॉर्मेशन आर गिवन देयर, वी शुड बी कैलकुलेट हाउ मेनी स्टेशनरी आर कंज्यूम दियर। तो 5,900 5,900 स्टेशनरी यहाँ पे कंज्यूम किए। इस तरह पहले जो 4 प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको खाली सब्सक्रिप्शंस या स्टेशनरी कंज्यूम, सेकंड प्रॉब्लम जो है उसमें दिया है सब्सक्रिप्शन ओनली, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन आपको कैलकुलेट करना है, वहां पर भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। फिर प्रॉब्लम नंबर 3 में भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, अब कहाँ और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए। प्रॉब्लम नंबर 4 से आपको दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम नंबर 4 में दी हुई है। इसलिए पहले 3 प्रॉब्लम जो है वो 3 प्रॉब्लम आपको इसी तरह स्टॉक कंज्यूम करके आपको टैली करना है। सरप्लस और डिप्रीशिएट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक के अनुसार आपका आंसर है 5,900। स्टूडेंट्स ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो इसी तरह आपको प्रॉब्लम नंबर पहले 3 तक आपको इसी तरह स्टॉक कंज्यूम आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके है, इसमें दोनों अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ that form. So any problem, any difficulty, you ask me on my WhatsApp number. Okay, thank you.